Hello student, today I am going to explain you the remaining part how to reproduce organism. Next method है fragmentation. Fragment का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट या fragment. Some multicellular organism have the simple body organization. कुल multicellular जो organism होते हैं जिनकी body more than one cell से बनी होती है, उनका जो body का organization होता है बहुत simple type का होता है. These organisms are comprised of a random collection of cells without differentiation of specialized tissue and organs. तो इनके जो body organs होता है उसके अंदर जो cells होती है वो differentiate नहीं होती, सभी cells एक जैसी होती है. Such organism reproduce by breaking up their bodies into small pieces. जो ऐसे organism होते हैं उनकी जो bodies होती है छोटे छोटे pieces में क्या हो जाती है, divide हो जाती है, और जो छोटा पीस होता है वो ग्रो करके क्या बना लेता है, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है. तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन फिलामेंटस अलगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जब नदी किनारे जाते हैं, जो काई होती कांजी होती है, तो उसके जो फिलामेंट होते हैं वो स्पायरोगायरा होते हैं. तो उसके फिलामेंट जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो ग्रो करके न्यू स्पायरोगायरा का फिलामेंट बना लेता है. तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट मेथड है बडिंग. बड का मतलब होता है कली. द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म अ स्मॉल प्रोजेक्शन द बड. जो पेरेंट बॉडी होती है उससे क्या होता है, एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकलता है जिसको बड कहते हैं. ये बड बाद में धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा हो जाता है और बिल्कुल पेरेंट्स के समान हो जाता है. जब ये बड बड़ी हो जाती है और पेरेंट के समान हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से कट के अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है. इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं. जो बडिंग पाया जाता है वो किस में, लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा, स्काइफा, साइलिस तथा साल्पा के अंदर पाया जाता है. इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा. हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एक बल्जिंग होती है. बल्जिंग मतलब होता है एक पोर्शन बाहर निकलता है. बल्ज जो गठान के रूप में बाहर निकलता है, इसकी बॉडी से निकलता है और ये बनता है किसके द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा. सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है तो उसकी बॉडी में एक गठान के समान, एक ट्यूमर के समान स्ट्रक्चर बनता है जिसको बल्ज कहते हैं. ये बल्ज बाद में बड़ा होकर कैसा हो जाता है, बड जैसा दिखाई देता है और ये साइज में धीरे धीरे बड़ा होकर पेरेंट के समान हो जाता है. मतलब उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, पेरेंट के समान हो जाता है. उसके बाद ये बड अपने पेरेंट सेल से अलग होकर न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है. You can see in this diagram the formation of bud in parent cell. जैसे ये हाइड्रा है तो ये पेरेंटल बॉडी है इसकी, तो पेरेंटल बॉडीज में से क्या होगा, एक बड का डेवलपमेंट होगा. ये जो बल्ज दिख रहा है ये बड होती है. ये धीरे धीरे बड क्या होती है, बड़ी होती चली जाती है और इसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेरेंट के समान होता है. जब पूरी तरह से डेवलप हो जाती तो बड यहाँ से क्या हो जाती, अलग हो जाती. अब नया एक न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा फॉर्म हो गया. तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बडिंग कहलाती है. बडिंग की जो प्रोसेस होती है ईस्ट के अंदर भी होती है. ईस्ट क्या होता है, फंगस होता है जो किसको बिलोंग करता है, सेक्रोमाइसिस फैमिली को बिलोंग करता है. और जो ईस्ट होता है इसके अंदर जो बडिंग की प्रोसेस होती है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है. फेवरेबल कंडीशन जब ये ईस्ट कहाँ ग्रो करेंगे, शुगर सोल्यूशन के अंदर ग्रो करते हैं. मतलब जब फंगस कहाँ ग्रो करने लगती है, शक्कर की चाशनी के अंदर ग्रो करने लगती है, तो उस समय जो उनके अंदर न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है. During this process, the small bud-like outgrowth appear at the end of the parent cell. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो पेरेंट सेल का एक कॉर्नर जो होता है, ऊपर की तरफ का एक सिरा जो होता है, वहाँ पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. धीरे धीरे ये बड एनलार्ज होती चली जाती है. द न्यूक्लियस एनलार्ज एंड डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई. अब जो इनका न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये भी न्यूक्लियस बड़ा होकर डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है. वन जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो कहाँ चला जाता है, बर्ड में, और दूसरा जो कहाँ रहता है, पेरेंट बॉडी के अंदर रहता है. जब ये बर्ड्स पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से कट के अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल, न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द बडिंग इन ईस्ट. ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, वो ईस्ट का है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस और एक होलो स्ट्रक्चर होता है, इसको वैक्यूल्स कहते हैं. अब जो बर्ड्स होता है इसका ऊपर का पोर्शन है, इससे क्या निकलती है, ईस्ट का जो ऊपर का पोर्शन है इससे क्या निकलेगी, बर्ड निकलेगी. उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस है वो लंबा हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो एक न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, बर्ड में, और दूसरा कहाँ रह जाएगा, पेरेंट सेल में. जब ये पूरी तरह से बर्ड डेवलप हो जाएगी तो यहाँ से कट के अलग हो जाएगी. कट के अलग हो जाएगी तो न्यू क्या बन जाएंगे,
ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन मतलब रिप्रोडक्शन होगा स्पोर्स बीज के द्वारा। जनरली जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। स्पोरेंजिया जो प्लूरल होते हैं और स्पोरेंजियम जो होता है सिंगुलर होता है। द नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल्स जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, एक ही जगह पे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, क्योंकि इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। तो नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल्स जो स्पोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। और जिनमें फ्लैजिला होते हैं, जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, उन स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स इन अ सिंगल सेवरल सेल्ड जो स्पोर्स होते हैं या तो सिंगल होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये किससे अटैच होते हैं, किसमें स्टोरेज होता है इनका, स्पोरेंजियम के अंदर। जब स्पोरेंजियम की वॉल ब्रस्ट होती तो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और एयर्स के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं और जर्मिनेशन के द्वारा क्या बनाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है, फंगी होती है जो, और इनके क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। इन फिलामेंट्स को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और ये हाइफी बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं, तो इन सभी को क्या कहेंगे, एक साथ इस स्ट्रक्चर को माइसिलियम कहते हैं। क्या बोलेंगे, माइसिलियम कहेंगे। अब जो हाइफी होती है इसमें क्या बनेगा, ऊपर एक स्ट्रक्चर केप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम। और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अगर ये स्पोर्स फ्लैजिलेट होंगे, इन फ्लैजिला होंगे तो जू स्पोर्स कहेंगे, और इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होंगे तो एप्लानो स्पोर्स कहेंगे। जब इनकी जो स्पोरेंजियम की वॉल क्या हो जाती, ब्रस्ट हो जाती, तो स्पोर्स कहाँ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं, और एयर में आने के बाद दूर दूर तक फैल जाते हैं और ये जर्मिनेट होकर वापस से क्या बना लेते हैं, न्यू फंगी बना लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लेकिन इसके अलावा जो रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो जब रूट, स्टेम तथा लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। जैसे आप गुलाब के अंदर देखते हैं कि स्टेम को काट देते हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो उससे नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। रूट्स का भी अगर देखते हैं तो कुछ प्लांट की रूट्स जो होती है उसको काट के अगर लगा देते हैं जमीन में तो न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। इसी तरह से ब्रायोफिल्म की जो लीव्स होती है उसकी पत्ती को तोड़ के अगर जमीन में गाड़ देते हैं तो उस बहुत से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो प्लांट का जो फ्लावर होगा कौन सा होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, लेकिन स्टेम, लीव्स तथा रूट्स जो होंगे उसके वेजिटेटिव पार्ट होंगे। तो जब स्टेम से, रूट्स से तथा लीव से न्यू प्लांट डेवलप होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। You can see in this diagram the vegetative propagation in bryophyllum leaf। ब्रायोफिलम की जो लीव होती है इसको पत्थर चट्टा की लीव भी कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां होती मोटी होती, इसकी पत्ती को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसके ऊपर क्या रख दिया जाता है, सॉइल की एक लेयर रख दी जाती है। तो पत्ती के अंदर जो कट वाला रीजन होता है तो यहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। इसका जो कट वाला रीजन है यहाँ न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जितने भी कट वाले रीजन है वो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब एक लीफ से बहुत सारे प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन आता है टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन। तो प्लांट का कोई सा भी एक पार्ट ले सकते हैं, या तो सेल लेंगे तो सेल कल्चर होगा, टिश्यू लेंगे तो टिश्यू कल्चर होगा, ऑर्गन लेंगे ऑर्गन कल्चर होगा, और एम्ब्रियो लेंगे तो एम्ब्रियो कल्चर होगा। तो यहाँ पर टिश्यू लिया जा रहा है, उसको कल्चर किया जा रहा है। कहाँ पर करेंगे, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करेंगे। तो लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है, एक पेट्री डिश होती है, उसके अंदर एक सोल्यूशन होता है, कल्चर मीडियम होता है। उस कल्चर मीडियम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो उस पेट्री डिश के अंदर उस कल्चर मीडियम को डाल देते हैं और उसके बाद उस सेल को, टिश्यू को वहाँ रख देते हैं। उसके बाद उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर एरिएशन देते हैं, लाइट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, सारी सुटेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड करती जाती है ताकि ये जो टिश्यू होता है कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहे। और डिवाइड होने के बाद ही क्या बना लेता है, बंच ऑफ टिश्यू बना लेता है। जो बंच ऑफ टिश्यू बनते हैं उसको केलस कहते हैं। ये केलस बाद उसमें क्या बनने लगता है,
अब जो कैलस है बड़ा हो गया, अब इसको इस कल्चर मीडियम से निकाल कर दूसरे कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, क्योंकि जो टिश्यू होता है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है और जो कल्चर होता है वो कैलस होता है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो उस कल्चर मीडियम से निकाल कर दूसरे कल्चर मीडियम में डालेंगे तो इस प्रोसेस को सब कल्चर कहेंगे। जब उस कैलस को दूसरे कल्चर मीडियम में डालते हैं तो उस कैलस के अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और कैलस कन्वर्ट होता है किसमें, एम्ब्रॉयड में। अब उस एम्ब्रॉयड के अंदर छोटे छोटे रूट शूट तथा लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तब उसको प्लांटलेट्स कहते हैं। अब इस कल्चर मीडियम में से उस प्लांटलेट्स को निकाल कर कहाँ प्लेस कर दिया जाता है, सॉइल के अंदर। इस तरह से टिश्यू के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एक छोटे से पीस के द्वारा क्या हो रहा है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है और स्पेशली टिश्यू से हो रहा है, इसलिए इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं।